15 साल पहले अगर आप मुझसे मिलते, आई वॉज अ डिफरेंट गर्ल, आई वॉज अ वेरी क्यूरियस गर्ल। आपके चार्ट्स में कुछ ऐसे ग्रह होते हैं, भगवान आपको चुनते हैं एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए। आप एस्ट्रोलॉजी को नहीं चुनते, एस्ट्रोलॉजी आपको चुनती है। डॉक्टर कमल, जनरली देखा जाता है कि ऑकल साइंस को लोग एक डिफरेंट वे से भी देखते हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि वो एक ऐसा डिफरेंट वे क्यों क्रिएट हुआ ऑकल साइंस के लिए। ऑकल स्टडी कभी भी गलत नहीं थी। आज भी आप साउथ के कुछ घरों में चले जाइए, वहां पर अंदर घुसते ही खुला आंगन होता है, आंगन में एक तुलसी का खूबसूरत सा पौधा होता है। तो पहले वास्तु हमारे जीवन का हिस्सा था। आपका जो ये एक सफर है, एक एमबीए करके एक पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट बनना, कैसा रहा? कितना टफ था, कितना सूदिंग था? थोड़ा सा मुझे इसको इलैबोरेट कीजिए। कैसे आपने मैनेज किया? आपने बताया कि एक बेबी भी था आपका, तो हाउ डू यू मैनेज? एक नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं। डॉक्टर कोमल विशेष जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आजकल वास्तु के नाम पे बहुत सारे मिथ हैं, तो वो कौन से मिथ हैं जिनको बेचा जा रहा है मार्केट में? वास्तु में कभी भी रेमेडी किसी के लिए भी सेम नहीं हो सकती है। जो वास्तु जमीन वाले घर में किया जाएगा, अपार्टमेंट में वो वास्तु एज इट इज फॉलो नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपके घर में एनर्जी सोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई है। रेंडमली कभी भी कोई रेमेडी नहीं करनी चाहिए। तो अभी आजकल बहुत ये ट्रेंड चल रहा है, इंस्टाग्राम से देखकर, यूट्यूब से देखकर जो नया निकलता है हम लोग उठाकर घर ले आते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आप नमस्ते एंड वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं वास्तुशास्त्र की, जिससे जुड़े मिथ, फैक्ट्स और पर्सनल इंफॉर्मेशंस जो हम लोगों को कई बार पूरी डिटेल में नहीं मिल पाते हैं। और आज हमारे साथ जुड़े हैं इसी से ही रिलेटेड रेयन एमबीए पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर कोमल वशिष्ठ जी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी डिले के हम लोग आज के इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो वेलकम है डॉक्टर कोमल विशेष जी। थैंक यू कवलजीत जी फॉर दिस वंडरफुल वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच। तो मैं जानना चाहूँगी कोमल जी आपसे कि अगर मैं 15 साल पहले देखूं कि कोमल विशेष जी कौन थी और 15 साल के बाद की जो आपकी जर्नी है, उसमें क्या डिफरेंस है? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आज से 15 साल पहले अगर आप मुझसे मिलते, आई वॉज अ डिफरेंट गर्ल, आई वॉज अ वेरी क्यूरियस गर्ल। सबसे पहले तो मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ, आई कम फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, जहाँ पर बहुत से एस्ट्रोलॉजर हैं। एंड मैं इसको अपनी खुशकिस्मती कहूँगी कि मैं एक ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ। माय नाना जी वॉज अ रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर। ही प्रैक्टिस फॉर अराउंड 50 ईयर्स, 45 to 50 ईयर्स ही प्रैक्टिस्ड। सो क्योंकि जब आप एक ऐसे परिवार से आ रहे हैं जहाँ पर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु यही हमारे ब्लड में है, तो ब्रेकफास्ट टेबल पर भी ना अक्सर यही डिस्कशंस होते थे, जहाँ पर हम राशियों की बात करते थे, दिशाओं की बात करते थे। मगर मेरे साथ हमेशा से ये रहा था, क्यों, वाई? अगर ये ऐसा है तो क्यों है? अगर मेरी मॉम, मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं कभी भी ऐसे ही फॉलो नहीं करती थी। मुझे हर किसी के पीछे का लॉजिक जानना था, क्यों जानना था। आई स्टार्टेड माई जर्नी एज एन एमबीए। मैंने एमबीए किया, और आज की डेट में सभी पेरेंट्स की एक ख्वाहिश होती है कि बच्चा अच्छा काम करे, अच्छी स्टडी करे, देन कॉर्पोरेट में जॉब करे। मैंने भी यही किया। मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक अच्छे बी स्कूल से एमबीए करवाया। देन आई स्टार्टेड माई जर्नी विद अ कॉर्पोरेट जॉब। बट बहुत जल्दी ही मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि ये मेरी डेस्टिनी तो नहीं है। यहाँ पर मे बी शायद मेरा फिटमेंट यहाँ पर उतना अच्छा नहीं बैठ रहा है। मेरे अंदर पोटेंशियल कुछ और है, लेकिन मैं यहाँ पर अपना पोटेंशियल ही शो नहीं कर पा रही हूँ। एंड लकीली घर में जब इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स थे, तो कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। आई वेंट टू माय नाना जी एंड आई आस्क्ड हिम कि नाना जी, मज़ा नहीं आ रहा, क्या करूँ, कैसे करूँ, समझ में नहीं आ रहा। देन नाना जी ने बहुत अच्छे से स्माइल करके बोला कि देखो, तुम्हारी कुंडली जब तुम पैदा हुई थी और मैंने तुम्हारी कुंडली बनाई थी, तो मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को पहले ही बता दिया था
कि ये एस्ट्रोलॉजर ही बनेगी, बट उस समय पे एस्ट्रोलॉजर को एक डिफरेंट नज़रिए से देखा जाता था। एग्जैक्टली। सो मेरी मॉम ने भी हंस के बोल दिया कि हमारे घर में बस इतने एस्ट्रोलॉजर काफ़ी हैं, हमें और नहीं चाहिए। तो ऐसा हुआ। बट जब मुझे ये चीज़ पता लगी कि मेरी कुंडली में एक एस्ट्रोलॉजर बनने का योग है, तो क्योंकि देखिए हर कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता। एग्जैक्टली। आपके चार्ट्स में कुछ ऐसे ग्रह होते हैं, भगवान आपको चुनते हैं एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए। आप एस्ट्रोलॉजी को नहीं चुनते, एस्ट्रोलॉजी आपको चुनती है, राइट। वास्तु ऑकल्ट स्टडी आपको चुनती है। तो मैं खुशकिस्मत थी कि इस ऑकल्ट स्टडी ने मुझे चुना। और देन मैंने अपने नाना जी की हेल्प से ही मैंने अपने करियर को स्विच किया। आज से 15 साल पहले मैंने इसमें स्टडीज़ की, और मेरी वही क्यूरियोसिटी ने पहले मुझसे मास्टर करवाया, लेकिन ये क्यूरियोसिटी जैसे जैसे मैं सीखती गई वैसे वैसे और बढ़ती चली गई। देन मैंने इसके ऊपर पीएचडी करी। पीएचडी में भी जैसे एक रिसर्च का टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, तो ये मैं इसके अंदर मेरा इंटरेस्ट और डेवलप होता चला गया, मैं और आगे बढ़ती चली गई, आगे बढ़ती चली गई। और शायद यही कारण रहा कि मेरे प्रोफेसर्स को मेरी स्टडी पसंद आई, क्योंकि ये मैं यूं नहीं करती हूँ कि मुझे करना है, क्योंकि ये मेरा इंटरेस्ट है। ये मुझे, अगर कोई चीज़ इस रंग की है तो वो क्यों है, मुझे ये जानना है। तो यही चीज़ ने मुझे एक स्कॉलर बनाया। मैंने रिसर्च करी एंड आई गॉट माय गोल्ड मेडल इन दिस। और मैं अभी भी कहूँगी कि ये जर्नी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। ये तो इतना गहरा समंदर है, इसमें जितना जाते चले जाएंगे उतना ज्ञान मिलता चला जाएगा। तो मैं भगवान से बस इतनी ही प्रार्थना करती हूँ कि और आगे बढ़ने की क्षमता देते रहें, ताकि मैं और आगे बढ़ती रहूँ। बिल्कुल, आई विश हम लोग भी आपके लिए यही प्रे थैंक करेंगे यू। डॉक्टर कोमल। डॉक्टर कोमल, जनरली देखा जाता है कि ऑकल्ट साइंस को लोग एक डिफरेंट वे से भी देखते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि वो एक ऐसा डिफरेंट वे क्यों क्रिएट हुआ ऑकल्ट साइंस के लिए? आइदर अगर हम बात करते हैं आज के टाइम की नहीं, जो हम लोगों का स्टार्टिंग फेस रहा है वो ऑकल्ट साइंस के साथ साथ ही रहा है, उससे बिल्कुल भी एक पॉइंट इधर नहीं है, एक पॉइंट उधर नहीं है। बट उस ड्यूरेशन में और इस ड्यूरेशन में ऐसा क्या डिफरेंस आ गया कि लोग ऑकल्ट साइंस को बहुत ही गलत तरीके से देखने लगे हैं? कंवल जी, देखिए इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी। देखिए ऑकल्ट स्टडी कभी भी गलत नहीं थी। वो पहले भी उतनी इम्पोर्टेंट थी, आज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। बट हुआ क्या, जब पहले ये ऑकल्ट स्टडी हमारे पहले तो हमारे ये जीवन का हिस्सा ही थी ना। एग्जैक्टली। हम हर जगह पर हर चीज़ के ऊपर इसको फॉलो करते थे। मैं वास्तु की बात करूं तो पहले के घर में घर ही ऐसे डिज़ाइन होते थे जो कि वास्तु के अनुसार बनाए जाते थे। आज भी आप साउथ के कुछ घरों में चले जाइए, वहाँ पर अंदर घुसते ही खुला आंगन होता है। आंगन में एक तुलसी का खूबसूरत सा पौधा होता है, पूरा ब्रह्म स्थान ओपन होता है, और चारों तरफ आपको कंस्ट्रक्शन मिलेगी जो भी बहुत प्रैक्टिकली प्लान की जाती है जी। वास्तु के हिसाब से। तो पहले वास्तु हमारे जीवन का हिस्सा था। बट मॉडर्नाइजेशन के चलते, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के चलते, आज की जनरेशन आप देखती हैं कितना वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है। सो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के चलते हमने कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ दिया, और उसके साथ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया। तो जब मैं ये स्टडी कर रही थी, मुझे मुझे आई मीन मैंने जैसे बताया कि मैं एमबीए मैंने करा, कॉर्पोरेट में नौकरी करी। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने, मेरे कलीग्स ने ही मुझसे पूछा कि अरे तुम एमबीए करके एस्ट्रोलॉजी में कहाँ जा रही हो? तो मैंने उनको यही जवाब दिया कि एस्ट्रोलॉजी पढ़े लिखों का काम है, इसीलिए मैं एस्ट्रोलॉजी में जा रही हूँ। और इसको मॉडर्न तरीके से देखना, मॉडर्न तरीके से समझना और मॉडर्न तरीके से अप्लाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एस्ट्रोलॉजी को भी मिथ्स के साथ या वास्तु को मिथ्स के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। इट्स कम्प्लीटली अ साइंस ऑफ नेचर, और इसको विज्ञान की तरह ही देखना चाहिए। हाँ, डॉक्टर कोमल, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ। अगर हम बात करते हैं साउथ की, तो जैसे आपने भी एक हाउस पैटर्न बताया, तो क्या ये कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी से भी टच है? वहाँ ज़्यादा दिखने को मिलती है, वो लोग बहुत डाउन टू अर्थ रहते हैं, एंड हम लोग यहाँ पे एक लेविश लाइफ को दिखाते रह जाते हैं, तो इसलिए हम उस लेवल को मैच नहीं कर पाते। देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा माइंडसेट को इम्पोर्टेंस देना चाहूँगी, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रांग है, हम उसी तरीके से चीज़ों को अपने जीवन के अंदर अपनाते हैं। साउथ में जैसे मैंने भी कई बार, मेरा भी जाना हुआ, मैंने भी लोगों के घर में विजिट किया, तो वहाँ पे बिलीफ सिस्टम डिफरेंट है। अपनी संस्कृति के साथ लोग आज भी जुड़े हुए हैं, आपको वहाँ पर मैक्सिमम लोग ग्राउंडेड मिलेंगे।
नॉर्थ में मैं थोड़ा-सा ये कहूँगी कि नॉर्थ में अगेन वेस्टर्न इन्फ्लुएंस थोड़ा-सा ज़्यादा आ जाने की वजह से हम अपनी संस्कृति से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। बट अच्छी चीज़ ये है कि अभी हम फिर से, अभी मेरे पास अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा क्लाइंट बेस है जो कि जेनज़ीज़ का है। हम्म, और मैं खुद कई बार सरप्राइज़ हो जाती हूँ उनके क्वेश्चंस पूछ के, क्योंकि वो क्वेश्चंस उनके सुन के, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं। मेरी जैसे क्लासेस भी रहती हैं, तो मेरी क्लासेस में बहुत से जेंट्स हैं जो वास्तु पढ़ते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ देख के कि हम फिर से वापस से अपनी उस धरोहर के साथ, अपनी उस संस्कृति के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे भी अगर आप डेटा को देखेंगे तो आज में जो जेंजीज हैं, जो आज के बच्चे हैं, ये एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि नॉर्थ भी अब सही रास्ते पर है। दैट्स ग्रेट। मतलब बहुत अच्छा लगा आपने मतलब बताया कि आपके साथ साथ जो है जेंजीज भी इसमें आ रहे हैं, तो इट्स अ वेरी ग्रेटफुल फॉर अस कि उनको भी वही नॉलेज मिले जो शायद कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा डॉक्टर कोमल, कि आपका जो ये एक सफ़र है, एक एमबीए करके एक पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट बनना, कैसा रहा? कितना टफ था, कितना सूदिंग था? थोड़ा सा मुझे इसको इलैबोरेट कीजिए। देखिए, क्यूरियोसिटी अपनी तरफ, मगर पीएचडी करना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बहुत था। एग्जैक्टली। और आप जब आप एक मदर हैं, जब आप एक वर्किंग वूमेन हैं, तो बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं। मगर ऐसे में अपने पैशन को, अपने शौक और अपनी स्टडी को लेके चलना डेफिनेटली चैलेंजिंग तो बहुत था। पीएचडी काफ़ी मुश्किल रही मेरे बिकॉज लिए। थीसिस के ऊपर ही सारा टाइम निकल जाता है, एग्जैक्टली। सो हाउ डू यू मैनेज? मैनेज करना वो डिफ़िकल्ट, वो मुश्किल था, क्योंकि लिटरेचर पढ़ना, एक होता है लिटरेचर पढ़ना, आपने लिटरेचर पढ़ा और जी, आपको वो समझ में आ गया। एक होता है रिसर्च करना, एग्जैक्टली। अपनी स्टडी को प्रैक्टिकलिटी के साथ प्रूव करना। सो वो डेफिनेटली इट वाज़ अ वेरी बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी। लेकिन मैं इसमें भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ, और मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं इसमें आगे बढ़ती रहूँ और अपनी उस क्यूरियोसिटी को ज़िंदा रखूँ। यस। तो इसके पीछे अगर मैं बात करूँ तो आपको कौन था आपका बैकबोन? आपकी फैमिली साइड से, आपके इन लॉ साइड से, कैसे आपने मैनेज किया? आपने बताया कि एक बेबी भी था आपका, तो हाउ डू यू मैनेज? एक नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं। ओके, तो जब आप पीएचडी कर रहे थे तो यू हैव मदर ऑफ टू किड्स, राइट? या ओह, तो फिर आपने कैसे मैनेज किया? अम इट वॉज डिफ़िकल्ट, इट वॉज डेफिनेटली हम्म, डिफ़िकल्ट। लेकिन मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मेरे परिवार के लोग, स्पेशली माय हस्बैंड, माय हम्म, किड्स, माय इन लॉज जी, और माय पेरेंट्स, हम्म, सब लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरे क्लाइंट्स भी उस समय पे सब लोगों ने बहुत इस चीज़ को साथ दिया, बिकॉज मैंने अपनी मास्टर्स करने के बाद प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। प्रैक्टिस के दौरान मैंने अपनी पीएचडी करी है। हम्म, सो मेरे क्लाइंट्स ने भी इसके अंदर मेरी बहुत हेल्प करी है। ओ, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये सभी लोग मेरे सपोर्ट पिलर की तरह खड़े रहे, शायद तभी मैं आज यहाँ हूँ। यस। तो जैसे डॉक्टर कोमल, आपकी एक्सपर्टीज जो है वो रेजिडेंशियल वास्तु में है। हम्म। अगर मैं बात करूँ रेजिडेंशियल वास्तु एंड कमर्शियल वास्तु, इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है? देखिए, मेजर डिफरेंस इसके अंदर ये आता है, सबसे पहले तो हमें वास्तु को समझने की ज़रूरत है कि वास्तु एग्जैक्टली है क्या। राइट। देखिए, वास्तु इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ बैलेंस बिटवीन द 5 एलिमेंट्स एंड द दिशा। वास्तु ये बेसिक रूल है, राइट। और जो कि कंप्लीटली नेचर के साइंस के ऊपर डिपेंड करता है, सन की मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। रेजिडेंस और कमर्शियल में डिफरेंस कहाँ पर आता है? जब मैं रेजिडेंस की बात करती हूँ, तो रेजिडेंस में इसको एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की मैं कोशिश करती हूँ। जैसे मैं नोएडा में प्रैक्टिस करती हूँ, तो नोएडा में ज़्यादातर अपार्टमेंट्स है। राइट। अब अपार्टमेंट्स में क्या है, लगभग एक जैसा लेआउट होता है। अब जितने भी, सपोज एक टावर है, वहाँ पे 10 से 12 घर हैं, एक जैसा लेआउट है, सभी फैमिलीज उसके अंदर रह रही हैं, और घर के अंदर वास्तु दोष भी आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो पूरे लेआउट में एक जैसा वास्तु दोष होगा। लेकिन उन 12 फैमिलीज को प्रॉब्लम एक जैसी कभी भी नहीं होती है। हाँ, आपने मेरा क्वेश्चन ले लिया। मैं यही पूछना चाह रही थी कि बिकॉज़ अगर लेआउट सेम है, तो हम्म। अगर वहाँ कुछ अगर अर्थ एलिमेंट मेन इम्पोर्टेंट है हम्म। वास्तु के लिए, हम्म। तो अगर वहीं ही कुछ है तो वो 12 फैमिलीज़ को इम्पैक्ट क्यों नहीं कर रहे? कोई बिल्कुल। बहुत ही रिच एंड हेल्दी हो गया है, हम्म। कोई वहाँ आके डिस्टर्ब हो गया है मेंटली, फिज़िकली, तो हम्म। ये कैसे मतलब
ये फिर से अगेन एस्ट्रोलॉजी इसमें इम्पैक्ट होता है या जी, किस इसके तरीके से? अंदर देखिए क्या होता है कि वो सब सबके लेआउट सेम है, लेकिन हम्म। प्रॉब्लम सबको सेम नहीं आ रही है, क्योंकि इसके अंदर आपकी कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसको एग्जाम्पल के साथ एक समझाने की कोशिश करूंगी। हम्म। कोविड आया था, कोविड का नेचर सेम था, लेकिन पर्सन टू पर्सन वो वेरी कर रहा था। हम्म। किसी को आईसीयू में पहुंचना पड़ रहा था, और किसी को नॉर्मल कोल्ड फ्लू हो रहा था, और किसी को कोई सिम्टम नहीं आ रहा था। राइट। कोविड का नेचर तो सेम था ना, लेकिन हम्म। पर्सन टू पर्सन बेसिस देयर इम्यूनिटी वो इम्पैक्ट करता है। इसी तरीके से अगर वास्तु दोष भी सेम आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि जो प्रॉब्लम किसी और फैमिली को हो रही है वो सेम प्रॉब्लम आपकी फैमिली में भी होगी। हो सकता है आपकी कुंडली डिफरेंट हो, क्या सकता है, कुंडलियाँ तो सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती होती हैं। है, राइट। और वास्तु हमेशा कुंडली के आधार पर ही किया जाना चाहिए। रेजिडेंशियल वास्तु मैं कुंडली के बेस पर ही करती हूँ। तो इसमें अगेन मेरा एक और क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें जो कुंडली होती है वो हाउस ओनर के रहती है या पूरी फैमिली के रहती है? ओके, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे क्लाइंट्स भी मुझसे पूछते हैं हम्म। कि कुंडली, घर में तो अगर 5 लोग रहते हैं राइट। तो क्या पांचों की कुंडली देखी जाएगी? यस। उसका रोल डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। हम्म। सपोज जैसे आपका घर है, जी। आपका एंड आपके हस्बैंड की कुंडली, बिकॉज आप दो ऐसे व्यक्ति हैं जो घर का वो रथ चला रहे हैं, तो जो रथ चालक है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो आप दोनों की कुंडली के आधार पर पूरा घर बनाया जाएगा, पूरा घर चेक किया जाएगा। इसके साथ सपोज आपके इन लॉज रहते हैं, तो आपके इन लॉज के कुंडली हम सिर्फ उनके रूम को डिज़ाइन करने के लिए करेंगे। उनकी फेवरेबल दिशाएं, जहाँ पर उनका, बिकॉज इन हम्म। लॉज हैं तो ओल्ड एज में होंगे, इस वक्त उनकी बॉडी को हीलिंग की ज़्यादा आवश्यकता है। तो राइट। उनकी कुंडली के हिसाब से उनकी हीलिंग की डायरेक्शन कौन सी बनती है, ऐसे वो कौन से कलर्स हैं जो उनको हीलिंग में इम्प्रूव करेंगे, तो उनके रूम की डिज़ाइनिंग हम उनकी कुंडली पर आधारित करेंगे। आपके बच्चों की कुंडली के बच्चों के रूम की डिज़ाइनिंग उनकी कुंडली पर बेस्ड रहेगी। रेस्ट ऑफ द हाउस आपकी कुंडली के ऊपर बेस्ड रहेगा। सो हम रेजिडेंशियल और कमर्शियल में यही डिफरेंस रहता है कि रेजिडेंशियल कंप्लीटली कुंडली पर बेस्ड रहता है, और कमर्शियल में कुंडली देखना पॉसिबल नहीं हो पाता, बिकॉज बड़े कमर्शियल्स में कोई एक जी। व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है, वहाँ पर वर्किंग सिस्टम डिफरेंट रहता है, हम्म। वहाँ पे मल्टीपल एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर कुंडली नहीं देखी जाती, वहाँ पे जनरल वास्तु अप्लाई किया जाता है। लेकिन रेजिडेंशियल में वैदिक वास्तु अप्लाई किया जाता है, विच इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द हॉरोस्कोप ऑफ रेजिडेंस। ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच, बिकॉज मेरी खुद की एक क्यूरियोसिटी थी। देन जो हमारे व्यूवर्स हैं उनकी भी एक यही क्यूरियोसिटी होगी कि जो वास्तु है वो सिर्फ हमें एक घर का ही करना है या उसमें रहने वाले लोगों का भी साथ में कुंडली को मैच करके करना है, ताकि उसके रिजल्ट हम लोगों को पॉजिटिव मिले। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर कोमल विशेष जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आजकल वास्तु के नाम पे बहुत सारे मिथ हैं, तो वो कौन से ऐसे मिथ हैं जिनको बेचा जा रहा है मार्केट में? मिथ्स के नाम पे मुझे लग रहा है ये जो मल्टीपल रेमेडीज चल रही हैं, ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है। देखिए, हर चीज़ का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइड होता है। यस। और आज की जो जनरेशन है ना, वो फॉर्चुनेटली आई मस्ट से ब्लाइंडली नहीं चलते हैं। हम्म। उनको हर चीज़ का रीज़न चाहिए, लॉजिक चाहिए। अब अगर मैं किसी जेनज़ी को ये कहती हूँ कि ये क्रिस्टल लगा लीजिए अपने घर में, या ये हम्म। रेमेडी लगा लीजिए, सो आई एम श्योर वो मुझसे पलट कर सवाल ज़रूर पूछेगा कि क्यों क्यों? लगा लीजिए। तो वो क्यों का जवाब मुझे लगता है हर वास्तु कंसल्टेंट के पास होना चाहिए। हम्म। अगर तो आपके पास उस क्यों का जवाब है, तो इट मीन्स आप खुद जज कर लोगे अपने आप को कि आप सही डायरेक्शन पे चल रहे हैं, क्योंकि वास्तु में कभी भी रेमेडी किसी के लिए भी सेम नहीं हो सकती है। ओके। अगर हम सबके घर में सेम रेमेडी, सेम क्रिस्टल्स, सेम चीज़ें कर रहे हैं, तो रिजल्ट कभी भी सेम नहीं आएगा। अभी जैसे हम लोगों ने बात हम्म। करी कि कुंडली अलग है तो प्रॉब्लम अलग होगी, तो अगर प्रॉब्लम अलग है तो उसकी रेमेडी भी अलग ही अलग होगी। है, राइट। सबके लिए सेम रेमेडी नहीं हो सकती है। वही मैंने बोला कि ये साइंस है, इसको साइंस की तरह लेके चलिए। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको भी सर दर्द हो रहा है, आपके फ्रेंड को भी सर दर्द हो रहा है, लेकिन हो सकता है जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो दवाई आपको अलग अलग देगा, सेम नहीं देगा, क्योंकि आपकी एग्जैक्टली। बॉडी अलग है। जी। सिमिलरली वास्तु दोष भी अगर आ रहा है तो रेमेडी सेम नहीं हो सकती है। तो मतलब जैसे कि अगर हम इंस्टाग्राम की बात करते हैं, तो इंस्टाग्राम के ऊपर लोग जनरली बहुत सारे टिप्स देते हैं, एंड जी।
आई नो दैट कि लोग उसको 80% फॉलो करते हैं, हम्म। बट उसका फिर जब आउटपुट नहीं आता है तो फिर हम्म। लोग वहाँ पे जाकर उनको कमेंट्स में रिप्लाई बैक भी करते हैं। तो मतलब वही से मैं कह रही हूँ कि मतलब हम्म। इतने सारा मिथ जो आज क्रिएट हो चुके हैं, हम इसी हम्म। पॉडकास्ट में क्लियर करना चाहते हैं डॉक्टर हम्म। कोमल आपके थ्रू। हम्म। तो आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको ये बताएं कि उनको उन टिप्स को जो वो बता रहे हैं एक हम्म। ओपन प्लेटफॉर्म पे, उनको हम्म। वो फॉलो करनी चाहिए या नहीं करनी ओके, चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस चांस कि मैं ऑडियंस के साथ इस तरीके से डायरेक्ट बात कर सकूं और अपनी नॉलेज शेयर कर सकूं। देखिए, आपके लिए एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताती हूँ, इसको बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा। वास्तु कंप्लीटली सन के ऊपर डिपेंड करता है। जब हमारे घर ज़मीन वाले हुआ करते थे तब ये कहा जाता था कि आप ईस्ट का फेसिंग घर ले लीजिए, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर ले लीजिए। उसके पीछे का कारण क्या होता था? जब आपका ज़मीन वाला घर होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा या तो एक डायरेक्शन से खुला होगा या दो डायरेक्शन से खुला होगा। अगर वो कॉर्नर का घर है तो वो हो सकता है तीन डायरेक्शन से हो, लेकिन वो बहुत रेयर चांस होता है। तो जब आपका घर एक या दो डायरेक्शन से फ्रंट और बैक से खुला है, इट मीन्स आपके घर में जो एनर्जी का, लाइट का मेन सोर्स क्रिएट होता है वो कहाँ से? फ्रंट से क्रिएट होता है। तो उस केस में आपके घर का जो फ्रंट डोर होना चाहिए वो ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग सनलाइट आपके घर के अंदर एंटर कर सके, क्योंकि उसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जब वो मॉर्निंग सनलाइट आपके घर में एंटर करेगी, जर्मिनेशन को ख़त्म करेगी, बीमारियां घर में कम होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन अपार्टमेंट में हम क्या होता है, अब अपार्टमेंट में ज़्यादातर, क्योंकि अपार्टमेंट कल्चर आ चुका है दिल्ली एनसीआर में, तो बहुत ज़्यादा अपार्टमेंट कल्चर है। तो यहाँ पर अगर आप एक अपार्टमेंट में ईस्ट का दरवाज़ा ले लें या नॉर्थ ईस्ट का दरवाज़ा ले लें, तो यहाँ पर आपको जनरली वहाँ पर या तो कॉरिडोर मिलेगा या लिफ्ट लॉबी मिलेगी जो कि कम्प्लीटली क्लोज होती है। अब वहाँ से ना तो घर के अंदर एनर्जी आ रही है ना ही सनलाइट आ रही है, तो बेसिकली आपके घर का नॉर्थ और ईस्ट क्लोज हो गया। आपके घर में एनर्जी तो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, यानी कि वेस्ट से आएगी या फिर साउथ वेस्ट से आएगी, साउथ वेस्ट ओपन हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर आपको जितना भी डेटा मिलेगा वो सब इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि लिटरेचर, हमारा जो लिटरेचर बना है, जो हमारे अथर्ववेद में से हमारा ये वास्तु निकल कर आया है, तो उसके अंदर अपार्टमेंट का नहीं, ज़मीन वाले घर का वास्तु दिया गया है। और अनफॉर्चुनेटली आज भी बहुत सारे लोग ब्लाइंडली उसी को फॉलो कर रहे हैं अपार्टमेंट में भी। इसीलिए इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, जो वास्तु ज़मीन वाले घर में किया जाएगा, अपार्टमेंट में वो वास्तु एज इट इज़ फॉलो नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपके घर में एनर्जी सोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई है। डॉक्टर कोमल, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मैं बहुत सी जगह पर देखती हूँ, लाइक किसी के घर में या शॉप पे या शोरूम्स पे मैं देखती हूँ, लोगों ने फैंग शुई की आइटम्स भी बहुत रखी होती है। तो क्या ये हमारे वास्तु के लिए राइट है या रॉन्ग है? देखिए, वास्तु का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सेम है। हाँ। हमारी कंट्री में उसे वास्तु बोला जाता है और चाइना में उसे फेंग शुई बोला जाता है, लेकिन दोनों का बेस सेम है, दोनों के प्रिंसिपल सेम है। सो आई डोंट फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन टू ओके, थिंग्स। तो इसको रैंडमली कोई भी यूज़ कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता कि रैंडमली कोई भी यूज़ कर सकता है। अब जैसे हम यहाँ पर भी एस्ट्रोलॉजी की बात करें या वैदिक हाँ। वास्तु की बात करें, रैंडमली कभी भी कोई रेमेडी नहीं करनी चाहिए। तो अभी आजकल बहुत ये ट्रेंड चल रहा है, इंस्टाग्राम एग्जैक्टली। से देखकर, यूट्यूब से देखकर जो नया निकलता है हम लोग उठाकर घर ले आते हैं। ऐसा एग्जैक्टली। कभी भी नहीं करना चाहिए। हाँ। आप हमेशा अपनी कुंडली के ऊपर बेस्ड सॉल्यूशंस ही लेकर आएँ। अब ऐसे अगर आप मार्केट में देखेंगे तो मल्टीपल दवाइयाँ, मल्टीपल मेडिसिन्स जी। हैं। क्या हम यूँ ही ले लेते हैं? हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को जिस चीज़ की नीड है, हम जिस पेन में हैं, हम वही तो मेडिसिन्स खाते हैं ना। एग्जैक्टली। तो वास्तु को भी, एस्ट्रोलॉजी को भी और किसी भी रेमेडी को भी इसी तरीके से लीजिए। जो प्रॉब्लम है, जिस एरिया को आपको काम करना है, सिर्फ वही रेमेडी लेकर आइए। रैंडमली सोशल मीडिया को देखकर हर रेमेडी अपने घर में मत लेकर आइए, क्योंकि एक्सेस किसी भी चीज़ का बुरा हो जाता है। जी, जैसे कि अभी आपने बात करी डॉक्टर कोमल इन्फ्लुएंसर्स की। इन्फ्लुएंसर्स आजकल पायरेट्स को बहुत हाईलाइट कर रहे हैं। मैंने आज तक कभी पायरेट का नाम ही नहीं सुना, बिकॉज़ राइट नाउ आई एम 40s। तो बट मैंने कभी नहीं सुना, बट नाउ इन लास्ट ईयर से मैं ये पायरेट सुन रही हूँ कि आप पायरेट का ये आप अपने घर में रख लीजिए। अब तो पायरेट्स की रिंग, पेंडेंट, इयररिंग्स, इवन एंकलेट्स तक आ गए। एक्सेसरीज़ में उसको मूव कर दिया है। तो ये पायरेट एग्ज़ैक्टली क्या कनेक्ट होता है? और इसको वही सेम चीज़ क्या हर कोई इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है? ओके,
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया जिन्होंने इतनी अवेयरनेस फैला दी। वाकई में 40s तक तो शायद हम लोगों को भी, खैर मैं तो इस फील्ड से आती हूँ तो जी। शायद थोड़ा बहुत जानती थी, मगर यस बहुत सारे लोगों को इतनी रेमेडीज इतना सब कुछ पता ही नहीं था। और अभी आप एक और कमाल की बात देखिए कि जब मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं ना, आधे डॉक्टर तो बनकर आते हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज वो इन्फ्लुएंसर्स ने इतना प्लेटफॉर्म दे दिया है कि अब आप बस बात करें, एंड प्लस हम्म, साथ साथ जो उसके जेमिनी एंड ये चैट जीपीटी आ गए हैं, जी तो जी हर जी घर में जी। एक डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर, सब न्यूमरोलॉजिस्ट सब सब हैं। सब नीम हकीम खतराए जान हर एग्जैक्टली, तरफ सब। है। बिल्कुल। तो इसके अंदर देखिए, पायराइट एक बहुत ही अच्छा स्टोन है, शुक्र का स्टोन माना जाता है, माँ हम्म। लक्ष्मी का स्टोन माना जाता है। लेकिन मैं हमेशा यही बोलती हूँ, किसी भी चीज़ को रेंडमली यूं ही नहीं यूज़ कर लेना चाहिए। हर किसी चीज़ के पीछे लॉजिक है, साइंस है। प्लीज़ साइंस और लॉजिक को समझ के किसी भी चीज़ को फॉलो कीजिए, ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा रेमेडीज़ आपको फ़ायदा नहीं उल्टा नुकसान पहुंचा सकती हैं। जी, अब बात करते हैं हम फाइनेंशियल की साइड पे, कोमल जी। तो डॉक्टर कोमल, मेरे को आप ये बताएं कि जितने फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग हैं यहाँ पर हम्म इंडिया के, अगर हम बात हम्म करते हैं, हम्म तो क्या इन लोगों के घर का पैटर्न सेम रहता है कि जिससे कि इतना मनी अट्रैक्ट रहता है? ओके। मैं यहाँ पर मैं अपने क्लाइंट्स का नाम तो नहीं ले सकती हूँ, लेकिन कुछ लोगों के घर में जो कि काफ़ी वेल्दी लोग हैं, काफ़ी रिच लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैंने उनके घर में विज़िट किया और मैंने कुछ पैटर्न्स नोटिस किए जो कि आपको ऑलमोस्ट जितने भी लोग जो खुश हैं, खुश, आई थिंक इज, आई डोंट नो इट्स अ राइट वर्ड और नॉट, बट प्रस्पैरिटी जिनके पास है, हम्म। वेल्थ जिनके पास है, जो ग्रो कर रहे हैं, उनके पास ये दो तीन चीज़ें फिक्स मैंने देखी हैं। सबसे पहले उनका एंट्रेंस, इट शुड बी कम्प्लीटली वेलकमिंग। आपके घर का जो एंट्रेंस होना चाहिए वो वेलकमिंग होना चाहिए, वहाँ पे अच्छे से लाइट होनी चाहिए, क्लटर फ्री होना चाहिए। अभी मैं बहुत सारे घरों में जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि घर के बिल्कुल दरवाजे पर ही शू रैक पड़ा है, हम्म। एंड इट इज़ ओपन, मेस्ड अप है, गंदगी घर के बाहर ही पड़ी है। तो जिस घर का वेलकम ही इतना ख़राब होगा तो अंदर एनर्जीज भी कितनी इम्पैक्ट हो जाएंगी। सो यस, आपके घर का एंट्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके घर का नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, वो जी। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जितने भी वेल्दी लोग हैं ना, इनके घर में आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट नीट एंड क्लीन एंड ओपन होगा, क्लटर फ्री होगा, एयरी होगा, क्योंकि वो प्रस्पैरिटी का जोन है। उसको आप ब्लॉक कर देंगे तो प्रॉब्लम्स आने लग जाएगी। घर का ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ईस्ट अच्छा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। घर का जो साउथ वेस्ट है, दैट शुड बी कम्प्लीटली हैवी एंड ब्लॉक्ड। इसीलिए हम लोग मास्टर बेडरूम के लिए रिकमेंड करते हैं साउथ वेस्ट में। सो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए। किचन का डायरेक्शन साउथ ईस्ट का होना चाहिए। तो जितने भी ये रिच एंड वेल्दी लोग मिल जाएंगे, इनके घर में ये छोटे छोटे पैटर्न्स आप नोटिस करेंगे, ये मिल जाएगा उनके घर में। राइट। तभी ये लोग, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये अपार्टमेंट्स की जगह ये लोग लैंड ज़्यादा प्रेफर करते हैं। देखिए, इस चीज़ को हम अपार्टमेंट में भी देख सकते हैं। ऐसा हम्म। नहीं है कि हम अपार्टमेंट में इस चीज़ को नहीं देख सकते। आप घर लेने से पहले उसका वास्तु चेक करवा लीजिए। घर लेने से पहले आप चेक कीजिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, लोग सिर्फ घर का एंट्रेंस देखते हैं कि एंट्रेंस कहाँ पर होना चाहिए। सिर्फ एंट्रेंस इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, आपके घर के अंदर का जो इंटरनल प्लेसमेंट है वो वास्तु के साथ कितना कंप्लायंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डॉक्टर कोमल, मुझे एक चीज़ और पूछनी है। जैसे कि जनरली आजकल देखा जाता है कि लड़की की पेरेंट्स शादी करने का ट्राई कर रहे हैं, बट किसी न किसी पॉइंट पे आके वो टूट जाते हैं या बात नहीं बन पाती है। लड़की एजुकेटेड है, अच्छा अर्न कर रही है, लैक्स में उसका पैकेज है, तो क्या यहाँ पे भी कोई कनेक्शन है वास्तु का? जी, यहाँ पर वास्तु का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है। देखिए, घर में जितनी भी हमारी ये डायरेक्शंस होती हैं ना, एक चीज़ को इन्फ्लुएंस करती हैं। हम्म। जैसे मैंने बोला कि किचन साउथ ईस्ट में होनी चाहिए क्योंकि फायर डायरेक्शन है, हम्म। और हमारा नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, क्योंकि प्रस्पैरिटी की डायरेक्शन है। वैसे ही हमारे घर की जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है, उसको बोलते हैं हम वायव्य जोन, ओके। यानी कि एयर का जोन। हम्म। एयर के जोन में अगर लड़की का बेडरूम, जिनकी शादी नहीं हो रही है, उनका बेडरूम आप नॉर्थ वेस्ट में शिफ्ट कर दीजिए। देखिए, उनके जितनी भी शादी में रुकावट आ रही है, वो रुकावट दूर हो जाएगी और एक अच्छे घर में उनकी शादी होगी। राइट। अब बात करते हैं हम बच्चों की।
समहाउ देखने में आया है कि बच्चों का फोकस नहीं होता है, वो स्टडी करना चाहते हैं बट नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं आकर वो इशू क्रिएट हो जाता है। तो क्या अगर बच्चों की भी रूम डायरेक्शन चेंज कर दी जाए या स्टडी टेबल की डायरेक्शन चेंज कर दी जाए तो वहाँ पे भी इम्पैक्ट आ जाता है? बिल्कुल, बच्चों की स्टडी के ऊपर वास्तु का बहुत इम्पैक्ट आता है, क्योंकि अगेन वही बात है कि हमारे घर के अंदर जो एनर्जी डेवलप होती है, हाँ। वो हमारे माइंडसेट को इन्फ्लुएंस करती है, वो हमारे मूड को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। अगर बच्चे की एनर्जी बहुत लो रहती है, मोटिवेशन बहुत लो रहता है, वो फोकस ही नहीं कर पाता स्टडी में, तो आप उसको साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में बिठाइए, फेसिंग रहेगी नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ। तो उसमें क्या है, साउथ ईस्ट फायर एनर्जी है। फायर एनर्जी में बच्चा रहेगा तो एक्टिवेट रहेगा, राइट। और उसका फेसिंग रहेगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो उसका पढ़ाई में ध्यान लगेगा। अगर बच्चा रिटेन नहीं कर पाता, बच्चा बहुत पढ़ता है लेकिन लर्न नहीं कर पाता, वो राइट। भूल जाता है, तो उसको साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में बिठाइए और फेसिंग रखिए ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट की तरफ, क्योंकि साउथ वेस्ट है नैऋत्य कोण, जिसको ओके। हम अर्थ एलिमेंट भी बोलते हैं, वहाँ पर चीज़ें स्टेबल हो जाती हैं। तो बच्चा जो पढ़ेगा वो स्टेबल हो जाएगा, उसको याद कर पाएगा, और उसकी फेसिंग डायरेक्शन हमें रखनी है ईस्ट की या फिर नॉर्थ ईस्ट की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर और बताना चाहूँगी, कोशिश कीजिए कि बच्चा कभी भी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बैठकर या नॉर्थ वेस्ट की फेसिंग में ना पढ़े, क्योंकि वो एयर जोन है। एयर जोन में अगर बच्चे पढ़ते हैं तो उनके लिए रिटेन कर पाना, याद रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो नॉर्थ वेस्ट में उनको कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे ना बैठें। राइट। अब मैं बात करूँगी यहाँ पे मंदिर की, हम्म, क्योंकि बिकॉज़ लोगों को जनरली नहीं पता है। उन्हें जहाँ पे भी लगता है कि हाँ, ये एक स्पेस फ्री है, तो वहाँ वो लोग जनरली मंदिर को एस्टैब्लिश कर देते हैं। या कोई हमें बिल्डर या कोई हमें रियल एस्टेट हमें एक ऐसा कुछ बना देता है कि ये आपका मंदिर का प्लेस आउट है। तो आप मुझे बताएँ कि इस सिचुएशन में हम लोग कैसे अपने मंदिर को एक सही प्लेस दें? देखिए, मंदिर के लिए जो सबसे बेस्ट डायरेक्शन होती है दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि ईशान कोण, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा प्रस्पैरिटी का जोन माना जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि मंदिर को नॉर्थ ईस्ट में ही प्लेस करें। नॉर्थ ईस्ट में जगह नहीं मिल रही है तो आप ईस्ट में भी प्लेस कर सकते हैं। अगर ईस्ट में जगह नहीं मिल रही है तो नॉर्थ में भी हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जहाँ पर हम मंदिर को प्लेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एक और डायरेक्शन होती है दैट इज़ दी वेस्ट डायरेक्शन। हम वेस्ट डायरेक्शन में भी मंदिर को रख सकते हैं, लेकिन उसके साथ हमें कुछ प्रिकॉशंस, कुछ प्रिंसिपल्स हमें वास्तु के फॉलो करने पड़ते हैं। लाइक कैसे मतलब? मतलब कि उसमें हमारी जो डेटीज़ की डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी। अभी यहाँ पर आपको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे अगर आपने कभी साउथ इंडिया में विजिट किया हो, तो साउथ में जो मंदिर बनते हैं उसमें जो गर्भगृह होता है, जी। गर्भगृह जहाँ पर भगवान को स्थापित किया जाता है, वो गर्भगृह वेस्ट में बनाया जाता है। और देवता की जो डायरेक्शन होती है वो ईस्ट की तरफ होती है, ताकि जब मॉर्निंग की सनलाइट आए वो बिल्कुल उनके मस्तक पे पड़े, और उनके मस्तक से लगकर ये सनलाइट जब पूरे मंदिर के परिसर में फैलती है तो एक प्रॉस्पेरिटी भर जाती है। तो इसी तरीके से अगर हम वेस्ट में मंदिर प्लेस कर रहे हैं तो हमें इसी तरीके से करना चाहिए कि वेस्ट में गर्भगृह ऐसे बनाना चाहिए, मंदिर भगवान की प्लेसमेंट ऐसी करनी चाहिए कि मॉर्निंग सनलाइट अगर भगवान के चेहरे पर पड़ती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जब एनर्जी पूरे घर में फैलती है तो घर में एक अलग ही ऑरा हो जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर कोमल जी, आपने आज इतनी सारी जो क्यूरियोसिटीज़ थी हम लोगों की, आपने उनको बहुत ही ब्यूटीफुली वे में आपने उसको इलाबरेट करके बताया कि बिकॉज़ इतने सारे मिथ फैक्ट प्लस आपने जो रेमेडी शेयर्स की हैं इसके साथ बहुत ही अच्छे से की हैं। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं देखने वाले इस पॉडकास्ट को, डेफ़िनेटली जो आप इंस्टाग्राम या फ़ेसबुक पे देखकर रैंडमली कुछ भी रख लेते हैं या कुछ भी क्रिएट कर देते हैं, तो आज के बाद आप लोग प्लीज़ थोड़ा-सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर चीज़ हर एक के लिए नहीं है। उसके पीछे की जो एनर्जीज़ होती हैं, उसके पीछे की जो वैल्यूज़ होती हैं, वो कहीं न कहीं आपको हर्ट भी कर सकती हैं, आपको प्रॉस्पेरिटीज़ भी दे सकती हैं। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान से करना है। तो चलिए, हम लोग जो है डॉक्टर कोमल विशेष जी को थैंक यू बोलते हैं कि वो इतना टाइम जो उनका प्रीशियस है उसमें से हमारे लिए टाइम निकाल के आए एंड नॉलेजेबल चीज़ें आपके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर कोमल। हम लोग चाह नहीं रहे हैं कि इस एपिसोड को यहीं पे क्लोज़ आउट करें। हमारी और भी बहुत सारी क्यूरियोसिटीज़ हैं जो हमने बिहाइंड द कैमरा की हैं। तो डेफ़िनेटली हम एक अदर पॉडकास्ट लेकर आएँगे जिसमें हम अपनी उन क्यूरियोसिटीज़ को प्रेज़ेंट करेंगे अपने व्यूअर्स के लिए।
कि ताकि वो मिस्टेक ना करें, क्योंकि बिकॉज उसमें पैसा भी लगता है, आपकी एनर्जी भी लगती है एंड उसका कोई भी आउटपुट नहीं निकलता है। तो दोस्तों ये रहा आज का पॉडकास्ट। तो चलते चलते मैं यही बोलूँगी कि इस पॉडकास्ट को आधा मत देखिएगा, बिकॉज बहुत नॉलेज वाली चीज़ें हैं। इस पॉडकास्ट को कंप्लीट देखिएगा। अगर आपकी वास्तु से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो लास्ट में आपको डॉक्टर कोमल विशेष जी की सारी डिटेल्स प्रोवाइड होंगी। आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, इनका एड्रेस भी रहता है, एड्रेस पे भी आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए अलविदा। मिलते हैं जल्दी से नए एपिसोड में। थैंक यू।